हेलो, नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। दोस्तों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम दोस्तों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में अपन ने नियम संख्या 10 तक पढ़ लिया था। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे नियम संख्या 11, नियम संख्या 12 और नियम संख्या 13। दोस्तों आज अपन 3 नियम पढ़ेंगे। दोस्तों 3 नियम पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों अपन सबसे पहले नियम संख्या 11 देखते हैं। नियम संख्या 11। दोस्तों नियम संख्या 11 क्या कहता है? ये व्ययों के नियंत्रण के संबंध में, किसके संबंध में है? व्ययों के नियंत्रण के संबंध में है। दोस्तों व्ययों का नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। दोस्तों व्ययों का नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। दोस्तों और नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा? दोस्तों सबसे पहले तो वो क्या करेगा? व्यय विनियोग की सीमा के अंदर होना चाहिए। दोस्तों पहला काम क्या होना चाहिए? व्यय होगा वो विनियोग की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। यानी कि दोस्तों व्यय जो होगा वो सरकार के द्वारा बजट में किसी मद के लिए जितना पैसा निर्धारित किया गया है उस सीमा के अंतर्गत वह होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दोस्तों पैसा किस प्रकार खर्च होना चाहिए? लोक हित में खर्च होना चाहिए, लोक हित में खर्च होना चाहिए, या जिस प्रायोजन के लिए दोस्तों या जिस प्रायोजन के लिए जारी किया गया है, जिस प्रायोजन के लिए पैसा दिया गया है, उसी प्रायोजन के लिए वह होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? दोस्तों वह नियमों के अनुसार होना चाहिए, वह नियम अनुसार होना चाहिए। वह नियमानुसार होना चाहिए। पॉइंट संख्या 3 हो गया दोस्तों, वह नियमानुसार होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? निर्धारित रजिस्टर में निर्धारित निर्धारित रजिस्टर में दोस्तों लेखांकन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा? नियम संख्या 11 पढ़ा। नियम संख्या 11 किससे संबंधित है? व्ययों के नियंत्रण से संबंधित है। नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा। नियंत्रण अधिकारी नियंत्रण करेगा। वह विनियोग की सीमा में होना चाहिए। सबसे पहले तो विनियोग की सीमा से अधिक व्यय नहीं कर सकते। लोकहित या जिस प्रायोजन के लिए पैसा दिया गया है दोस्तों उस प्रायोजन के लिए वह होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए? नियमानुसार वह होना चाहिए। निर्धारित रजिस्टर में लेखांकन होना चाहिए। निर्धारित रजिस्टर के अंतर्गत इसका लेखांकन होना चाहिए। तो दोस्तों अपन ने पढ़ लिया है नियम संख्या 11। अब दोस्तों नियम संख्या 11 के अपन अगले पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट संख्या 5। दोस्तों पॉइंट संख्या 5 क्या कहता है? दोस्तों पॉइंट संख्या 5 क्या कहता है? प्रत्येक माह नियंत्रण अधिकारी का क्या दायित्व होगा? नियंत्रण अधिकारी प्रत्येक माह नियंत्रण अधिकारी को क्या करना होगा? प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं प्राप्त करेगा। किसके संबंध में दोस्तों? व्ययों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करेगा।
और सूचनाएं प्राप्त किसमें करेगा? निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगा, सूचनाएं प्राप्त करेगा। और ये देखेगा, नियंत्रण अधिकारी क्या देखेगा? नियंत्रण अधिकारी और नियंत्रण अधिकारी नियंत्रण अधिकारी क्या देखेगा? और नियंत्रण अधिकारी देखेगा कि निर्धारित विनियोग की सीमा में व्यय किया गया है या नहीं। दोस्तों, नियंत्रण अधिकारी देखेगा कि निर्धारित विनियोग की सीमा में व्यय किया गया है या नहीं। यह कौन देखेगा दोस्तों? नियंत्रण अधिकारी देखेगा। तो दोस्तों, नियम संख्या अपन पढ़ रहे थे 11, और नियम संख्या 11 का अपन ने देखा दूसरा पॉइंट। दोस्तों, अपन ने नियम संख्या 11 के कितने पॉइंट देख लिए थे? 4 पॉइंट देख लिए थे। पांचवा क्या है? नियंत्रण अधिकारी प्रत्येक माह के निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेगा व्यय के संबंध में। नियंत्रण अधिकारी निर्धारित विनियोग की सीमा में व्यय किया गया है या नहीं, यह देखेगा सूचना प्राप्त करके। और अब अगला पॉइंट है दोस्तों, इसी का पॉइंट संख्या 6 क्या है दोस्तों? नियंत्रण अधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्यालय में अधीनस्थ कार्यालय के अंकेक्षण की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्यालय के अंकेक्षण की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। तो दोस्तों, अपना पॉइंट संख्या 6 हो गया। अब दोस्तों, अपन पॉइंट संख्या 7 और अंतिम पॉइंट देखेंगे आज का। इस नियम का, नियम संख्या 11 का अंतिम पॉइंट देखेंगे। दोस्तों, ये दायित्व होगा, क्या दायित्व होगा? नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा? नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा? अपने अधीनस्थ कार्यालय के व्ययों का मिलान किसके लेखों से करेगा? मिलान महालेखाकार के लेखों से करेगा। महालेखाकार के लेखों से नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा? मिलान करेगा। अगर अंतर आता है, त्रुटि प्राप्त होती है, त्रुटि दोस्तों, अगर त्रुटि त्रुटि प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, या फिर त्रुटि प्राप्त होती है, या फिर अंतर प्राप्त होता है, अंतर प्राप्त होता है, तो अधीनस्थ अधिकारी से क्या करवाएगा? अधीनस्थ अधिकारी से सुधार करवाएगा। कौन करवाएगा? नियंत्रण अधिकारी करवाएगा। दोस्तों, नियम संख्या 11 अपन ने देखा। अब दोस्तों, अपन नियम संख्या 11 को एक बार पुनः देखेंगे। दोस्तों, नियम संख्या 11 किससे संबंधित है? दोस्तों, व्ययों के नियंत्रण से संबंधित है नियम संख्या 11। व्यय
कि इसमें पॉइंट दे रखे हैं, 7 पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों। वह विनियोग की सीमा में होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लोक हित में होना चाहिए या पूर्व निर्धारित प्रायोजन के लिए व्यय किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वह नियमानुसार होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, किए गए व्यय के संबंध में निर्धारित रजिस्टर में लेखा रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों 4 पॉइंट तो ये हो गए दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 क्या है, प्रत्येक माह में क्या करेगा नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं प्राप्त करेगा व्ययों के संबंध में, और उन सूचनाओं से क्या करेगा, उन सूचनाओं का क्या करेगा नियंत्रण अधिकारी निर्धारित विनियोग की सीमा में व्यय किया गया है नहीं, उन सूचनाओं के आधार पर ये देखेगा। निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेगा, फिर देखेगा कि विनियोग निर्धारित सीमा के अनुसार किया गया है या नहीं। ठीक है दोस्तों। और नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्यालय के अंकेक्षण की व्यवस्था करेगा। पॉइंट संख्या 6 अपना ये है। और दोस्तों पॉइंट संख्या 7 क्या है, नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्यालय के व्ययों का मिलान किससे करेगा, महालेखाकार के कार्यों से करेगा। त्रुटि या कोई अंतर है तो उसको सुधार कराएगा। दोस्तों अब दोस्तों अपन ने पढ़ा नियम संख्या 11। दोस्तों एक बार मैं आपको पुनः बोल करके रिवाइज करवाता हूँ। नियम संख्या 11 दोस्तों, नियम संख्या 11 दोस्तों व्ययों के नियंत्रण के संबंध में है। नियंत्रण अधिकारी को व्ययों के नियंत्रण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो व्यय करने से पहले देखना होगा निर्धारित विनियोग की निर्धारित सीमा के अंतर्गत व्यय करना होगा दोस्तों, वह नियमों के अनुसार करना होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है वह नियमों के अनुसार होना चाहिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, जो व्यय किए गए हैं वो लोकहित में होना चाहिए। और दोस्तों वह जो व्यय किया गया है वो पूर्व निर्धारित या प्रायोजित कार्य के लिए ही व्यय किया जाना चाहिए दोस्तों। पॉइंट संख्या 4 क्या कहता है, लेखांकन किया जाना चाहिए उनका, निर्धारित रजिस्टर के अंतर्गत उनका लेखांकन किया जाना चाहिए व्ययों का। पॉइंट नंबर 4 हो गया दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा, अपने अधीनस्थ कार्यालय से प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं प्राप्त करेगा। फिर उन सूचनाओं को प्राप्त करके क्या करेगा, देखेगा कि निर्धारित विनियोग की सीमा के अंतर्गत व्यय किया गया है, यानी कि उनको जितनी भी विनियोग की लिमिट निर्धारित कर रखी थी उस सीमा के अंतर्गत व्यय किया गया है या नहीं। यानी कि मान लो किसी कार्य के लिए बजट अलॉट किया है 500 करोड़, तो 500 करोड़ बजट अलॉट किया है तो दोस्तों 500 करोड़ रुपए तक ही व्यय किया जा सकता है उस कार्य पर, उससे अधिक नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक माह नियंत्रण अधिकारी सूचना प्राप्त करके क्या करेगा, देखेगा कि वह निर्धारित सीमा में किया गया है या नहीं दोस्तों। और अब अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, पॉइंट संख्या 5 हो गया ना। पॉइंट संख्या 6 कहता है दोस्तों, नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों के अंकेक्षण के लिए व्यवस्था करेगा, उनकी ऑडिट करवाने के लिए भी व्यवस्था कौन करेगा, नियंत्रण अधिकारी करेगा। और दोस्तों 7वां पॉइंट है, नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा, महालेखाकार। दोस्तों राज्य सरकार के लेखे रखने का दायित्व मुख्यतः महालेखाकार का होता है, और महालेखाकार के लेखों से मिलान करेगा अधीनस्थ कार्यालय को लेखों की, अगर अंतर पाता है तो त्रुटियों का समाधान करवाएगा नियंत्रण अधिकारी। दोस्तों आपको नियम संख्या, उम्मीद करता हूँ आपको नियम संख्या 11 अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों आपके लिए फेयर रूप में नियम संख्या 11। तो दोस्तों नियम संख्या 11 दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप चाहो तो दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन नोट डाउन करने में समय अधिक लगेगा दोस्तों, तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियंत्रण अधिकारी के संबंध में 5 पॉइंट तो ये दे रखे हैं दोस्तों, 2 पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। तो दोस्तों 2 पॉइंट और आपको दोस्तों आप सब स्क्रीनशॉट ले लें व्ययों के नियंत्रण के संबंध में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अगले 2 पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, अगले 2 पॉइंट्स का भी स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, अगले 2 पॉइंट्स का भी स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। दोस्तों अपन ने देखा नियम संख्या 11, अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों नियम संख्या। दोस्तों अपन ने कौन सा नियम देखा है आज,
आज नियम संख्या 11 अपन देख चुके। अब दोस्तों अपन नियम संख्या 12 देखेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब अपन नेक्स्ट नियम करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब अपन दोस्तों नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे। दोस्तों नियम संख्या 12। दोस्तों कौन सा नियम पढ़ेंगे अपन? अब दोस्तों नियम संख्या 12 पढ़ेंगे। दोस्तों नियम 12 ये कहता है किसके संबंध में है? आंतरिक दोस्तों ये आंतरिक जांच के संबंध में है दोस्तों। आंतरिक जांच के संबंध में दोस्तों नियम संख्या 12 दोस्तों आंतरिक जांच के संबंध में है। दोस्तों नियम संख्या 12 क्या कहता है? नियंत्रण अधिकारी दोस्तों क्या करेगा? अधीनस्थ कार्यालय में दोस्तों व्ययों की अनियमितता अधीनस्थ कार्यालय में दोस्तों क्या करेगा? वित्तीय कार्रवाई में त्रुटि दोस्तों वित्तीय कार्रवाई में त्रुटि दोस्तों वित्तीय कार्रवाई में त्रुटि या दोस्तों अनियमितता दोस्तों अनियमितता या दोस्तों त्रुटि रह जाती है। वित्तीय कार्रवाई में कोई अनियमितता रह जाती है या कपट करता है कोई, कपट त्रुटि अनियमितता और निगरानी रखने के लिए निगाह रखने के लिए दोस्तों निगाह रखने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा दोस्तों ये नियुक्ति? नियंत्रण अधिकारी के द्वारा किया जाएगी। नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा? अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्रवाइयों में त्रुटि अनियमितता और कपट के निगरानी रखने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने का दायित्व किसका होगा? दोस्तों नियंत्रण अधिकारी का होगा। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 12 का एक पॉइंट देख लिया। दोस्तों अब नियम संख्या 12 का अपन दूसरा पॉइंट देखेंगे। दोस्तों विभागाध्यक्ष के स्तर पर अब पॉइंट संख्या, ये तो अधीनस्थ कार्यालयों की बात थी दोस्तों। अब विभागाध्यक्ष के स्तर पर अनियमितताओं को रोकने के लिए या फिर निगरानी रखने के लिए विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष स्तर पर दोस्तों जांच करने के लिए निदेशक निरीक्षण विभाग दोस्तों निदेशक निरीक्षण विभाग को नियुक्त करेगा
वित्त विभाग। दोस्तों वित्त विभाग विभागाध्यक्ष के स्तर पर कोई भी त्रुटि की जाती है लेखांकन में, या कोई कपट किया जाता है, या कोई पैसे खा लिए जाते हैं यानी कि गबन किया जाता है, या फिर कोई अनियमितता पाई जाती है विभाग अध्यक्ष के स्तर पर, तो निदेशक निरीक्षण विभाग के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसकी नियुक्ति वित्त विभाग करेगा। और ये रिपोर्ट किसको देगा? वित्त विभाग को रिपोर्ट देगा। दोस्तों ये वित्त विभाग को रिपोर्ट देगा। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा विभागाध्यक्ष का, ये पॉइंट संख्या 2 है दोस्तों, नियम संख्या 12 का विभागाध्यक्ष को रिपोर्ट भेजी जाएगी। और दोस्तों अगर चाहे तो पॉइंट संख्या 3 देखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वित्त विभाग चाहे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, आज थोड़ा दोस्तों वित्त विभाग अगर चाहेगा, वित्त विभाग के आदेश पर दोस्तों कौन क्या करेगा? दोस्तों आदेश पर निदेशक निरीक्षण विभाग को आंतरिक जांच के लिए, स्पेशल अंकेक्षण के लिए दोस्तों, स्पेशल ऑडिट के लिए विशेष लेखा परीक्षा अधीनस्थ विभागों कराई जा सकती है। दोस्तों विशेष लेखा परीक्षा कौन वित्त विभाग के आदेश पर निदेशन निरीक्षण विभाग द्वारा विशेष लेखा परीक्षा कराई जाएगी। किसकी कराई जाएगी दोस्तों? किसकी विशेष लेखा परीक्षा कराई जाएगी? दोस्तों विशेष लेखा परीक्षा अधीनस्थ कार्यालय की। दोस्तों अधीनस्थ कार्यालय के वित्त विभाग चाहे तो विशेष लेखा परीक्षा करवा सकता है, यानी कि स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। स्पेशल ऑडिट करवा सकता है दोस्तों। अपन ने नियम संख्या 12 देखा। अब दोस्तों अपन एक बार मैं आपको नियम संख्या 12 दोबारा से समझाता हूँ दोस्तों। नियम संख्या 12 दोस्तों आंतरिक जांच से संबंधित है। नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा? अधीनस्थ कार्यालयों में आंतरिक जांच करने के लिए, अनियमितताओं को रोकने के लिए, त्रुटियों को रोकने के लिए दोस्तों क्या करेगा? जांच अधिकारी का पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति नियंत्रण अधिकारी करेगा दोस्तों। पॉइंट संख्या 1 हो गया नियम संख्या 12 का। दोस्तों अब अपन नियम संख्या 12 का पॉइंट संख्या 2 देखेंगे दोस्तों। पॉइंट संख्या 2 क्या कहता है? वित्त विभाग के द्वारा दोस्तों, वित्त विभाग के द्वारा विभागाध्यक्ष स्तर पर अगर अनियमितता पाई जाती है तो किसको नियुक्त किया जाएगा? निदेशक निरीक्षण विभाग को नियुक्त किया जाएगा अनियमितताओं की जांच करने के लिए विभागाध्यक्ष स्तर पर। और तीसरा पॉइंट कहता है दोस्तों, वित्त विभाग आदेश देकर अधीनस्थ कार्यालयों के भी स्पेशल अंकेक्षण विशेष ऑडिट करवा सकता है, निदेशक निरीक्षण विभाग के द्वारा करवा सकता है दोस्तों। अब अपन ने विशेष लेखा परीक्षा के संबंध में पॉइंट नंबर 3 पढ़ा। नियम संख्या 12 दोस्तों अपना कंप्लीट होता है दोस्तों। नोट डाउन कीजिए, मैं नोट डाउन करते हुए आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों नियम संख्या 12 क्या कहता है दोस्तों? सीधे सीधे 3 पॉइंट है। नियंत्रण अधिकारी क्या करेगा? अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत अनियमितताओं को रोकने, त्रुटियों को रोकने और दोस्तों कपट को रोकने के लिए क्या करेगा? पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। ये कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी करेगा दोस्तों। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा अगर विभागाध्यक्ष स्तर पर त्रुटियां हैं, अनियमितता है, तो वित्त विभाग आदेश देगा निदेशक निरीक्षण विभाग को। और निदेशक निरीक्षण विभाग किसकी? विभागाध्यक्ष के स्तर पर जांच कौन करेगा? निदेशक निरीक्षण विभाग इसकी जांच करेगा, अनियमितताओं की जांच करेगा। और वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? वित्त विभाग को देगा, क्योंकि उसको आदेश वित्त विभाग से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों अब नियम संख्या 12 का तीसरा और अंतिम पॉइंट क्या है दोस्तों? वित्त विभाग के आदेश पर अधीनस्थ कार्यालयों की स्पेशल ऑडिट भी कर सकता है। कौन करेगा दोस्तों स्पेशल ऑडिट? स्पेशल ऑडिट करेगा दोस्तों निदेशक निरीक्षण विभाग करेगा। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। और दोस्तों अब अपन
एक पॉइंट दोस्तों नेक्स्ट पेज पे है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पॉइंट का भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वित्त विभाग के निर्देशों से निर्देशक निरीक्षण विभाग अधीनस्थ कार्यालयों सोसाइटी की विशेष लेखा परीक्षा कर सकता है। दोस्तों इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे आज का तीसरा और अंतिम नियम। दोस्तों ये क्या कहता है, ये नियम कहता है दोस्तों, अपन तीसरा और दोस्तों अंतिम नियम पढ़ेंगे आज का, नियम संख्या 13। दोस्तों ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि दोस्तों जब कोई भुगतान किया जाना है तो भुगतान में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। नियम संख्या 13 क्या कहता है दोस्तों, दोस्तों नियम संख्या 13 क्या कहता है, जब कोई भुगतान किया जाना है तो उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक सामान्य सिद्धांत है, दोस्तों एक सामान्य सिद्धांत है, जब कोई राशि निर्विवाद रूप से देय है, दोस्तों निर्विवाद रूप से देय है तो उस राशि को तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। तुरंत भुगतान होगा। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 13 देखा। नियम संख्या 13 दोस्तों क्या कहता है, तुरंत भुगतान किए जाने के संबंध में है कि जब कोई राशि किसी को निर्विवाद रूप से दे है तो उसको तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। यह सामान्य सिद्धांत है दोस्तों। तो अपन ने आज दोस्तों नियम संख्या 11, नियम संख्या 12 और नियम संख्या 13 अपन ने 3 नियम देखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। दोस्तों अपने लाइफ लाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर करें, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों से शेयर करें दोस्तों। तो अपन संपूर्ण सिलेबस करेंगे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के संबंध में। तो दोस्तों अब आप एक बार फिर आपको 1 मिनट का समय देता हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज नियम संख्या 11 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों नियम संख्या 11 के अगले 2 पॉइंटों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट संख्या 6 और 7 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नियम 12 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नियम संख्या 12 के अंतिम पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों नियम संख्या 13 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज अपन ने 11, 12 और 13 3 नियम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने का प्रयास किया। दोस्तों अपनी कल होगी नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद दोस्तों।